क्वेश्चन नंबर 9 है। देखने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव जैसा लग रहा है लेकिन है बड़ा दमदार। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब u की वैल्यू क्या है 0। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कैसे है बेटा, यहाँ ध्यान देना। एक्सेलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट है, ठीक है। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, जो पावर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। पहला है t इक्वल टू 1/2, दूसरा है t, तीसरा है t इक्वल टू 3/2 एंड चौथा है t स्क्वायर, ठीक है। हाँ t कैसे देखते हैं, कैसे पावर t के बराबर होगा वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम टेकन। तो ध्यान समझने का प्रयास करेगा। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और पावर की अगर हम बात करें तो जूल वर्क की भी एसआई यूनिट होती है, और साथ में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें 1/2 mv², इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हमसे बोल रहा है पता लगाने के लिए। चलो देखते हैं। तो पावर की बात करें तो डायरेक्ट पावर से यूज़ कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। P इज इक्वल टू ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² की कहानी। तो हमको बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या है 0 इंटू टी प्लस 1/2 at²। s बराबर क्या हो गया, हाफ at²। तो यहाँ s की जगह पुट करो और सॉल्व करते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, f फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन, और s की जगह क्या लिखेंगे 1/2 at² होल अपॉन में क्या था, t था, ठीक है। ये t से t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा 1/2, ये 1/2 इधर आ गया, ma² इंटू t। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, मास कभी चेंज होता नहीं है। लो मास भी कांस्टेंट, 1/2 ऑलरेडी क्या होता है, कांस्टेंट, ये भी एक फिक्स्ड है, ये भी कांस्टेंट। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पावर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टाइम टेकन, लिख सकते हैं। अब इक्वल टू और कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शन का सिंबल आता है ना। इक्वल टू और कांस्टेंट हटता है, जैसे आप जानते हो ना a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b लिखा हो, तो अगर प्रोपोर्शन हटता है और इक्वल टू आता तो साथ में कांस्टेंट आता था। उसी प्रकार अगर कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा तो कौन सा सिंबल आएगा, प्रोपोर्शन का। तो कांस्टेंट और इक्वल टू हटा तो किसका साइन आएगा, प्रोपोर्शन का। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, t। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ गई, नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का है, देखो। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। अब क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, पावर कांस्टेंट। जिसको बोले उसको अपना अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन में कि समझ में आया कहना क्या चाह रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसमें, चौथा। चेक करते हैं चौथा होगा कि पहला होगा कि दूसरा होगा, है ना। चलो तो क्वेश्चन में दिमाग में पहले ये रखना है, डिस्प्लेसमेंट की बात करा तो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। कैसे आएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग बच्चों पावर की कहानी जानते हैं क्या, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम टेकन, लिख सकते हैं। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। क्या हम हाफ mv² भी लिख सकते हैं क्या ऐसा, तो काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, यस नो। तो यहाँ से v² की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा, v² इक्वल टू होगा, इसको इधर भेजो,
2pt अपॉन में m, v बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, 2pt अपॉन में m होल पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग को बचपन में चंदन सर ने पढ़ाया था, s होता था एक ज़माने में डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे तो क्या मिलता था? वेलोसिटी ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकर क्या होता था? वेलोसिटी। इसका मतलब इस वेलोसिटी की जगह हम ds/dt लिख सकते हैं क्या? चलो लिख देते हैं। ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखेंगे 2p अपॉन में m होल पावर 1/2 और t की पावर 1/2। क्यों ऐसा किए सर आप? यहाँ पे ऐसा पाप क्यों किए? क्योंकि हमको पता है बेटा पावर क्या है? क्वेश्चन कांस्टेंट, मास ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट, ये पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट की पावर कुछ भी कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कुछ भी क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ds/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट t की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ds इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कांस्टेंट t की पावर 1/2 इंटू dt। ठीक है। अब ये d कैसे जाएगा? d दूर करना है तो इंटीग्रेट करते हैं। अरे बेटा देखो ध्यान से, अगर ये s था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d आता है, और अगर इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं तो d हट जाता है। यही तो होता है। तो अगर हम जैसे फॉर्मूला आपको कुछ इंटीग्रेशन का बता दूं, शायद आप लोग को याद होगा कुछ फॉर्मूलाज, वो था इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx लिखा होता था। इसका फॉर्मूला होता था x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c लिखते थे। अगर dx का हो तो बताओ क्या होता? देखिए किसको याद है? x प्लस सी। वेरी गुड, x प्लस सी। मतलब इंटीग्रेट किया तो ये d हट गया, सिर्फ x हो गया, है क्या नहीं? तो इधर भी मुझे इंटीग्रेट करेंगे तभी तो ये दोनों साइड का d हटेगा। मैं क्या करूँगा? लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। क्या मिलेगा बच्चा? ये हो गया ds इक्वल टू k t की पावर 1/2 dt। ठीक है। तो देखिए किसको किसको याद है। ये 0 से लेके मान लो t तक बोल लेते हैं और ये 0 से लेके बोल लेते हैं s तक। ठीक है। ds, जिस प्रकार dx का इंटीग्रेशन x होगा उसी प्रकार ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s होगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक k। अब इसको और इसको कंपेयर करो, x की पावर n है और यहाँ x की पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? ये होगा t की पावर, जल्दी बोलो, 1/2 प्लस 1, n की जगह यही तो दिख रहा है, अपॉन में क्या होगा? 1/2 प्लस 1, प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिमिट दे दे रहे हैं ना। लिमिट देते हैं तो c लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो अब नीचे कितना बचेगा बच्चों? 3/2। ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लेते हैं, s 0 से लेकर s तक, ये हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा कैसे हुआ? नहीं आया? देखो आ गया तब, वेरी गुड। 2/3 के। अब यहाँ क्या मिलेगा? 0 से लेकर t तक ये भी था, ये हो जाएगा t की पावर कितना हो जाएगा? 3/2। 0 से लेकर कहाँ तक? t तक। लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो मिलेगा s, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 2/3 के। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? t की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 की पावर 3/2। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा और आ जाते हैं। जल्दी बताओ, s बराबर क्या मिला? 2/3 के और t की पावर क्या हो गया? 3/2। ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट ना। अरे k कांस्टेंट है, 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू t की पावर 3/2। अब कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रपोर्शन का साइन आएगा। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ऑप्शन कौन सा सही हुआ?
आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो रहा था? अच्छा, छापो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस। चलिए पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। x y z, मतलब अगर कोई बॉडी है किधर की ओर मूव करना चाह रहा है? z एक्सिस की तरफ बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? f, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बाबा में भी ना कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होती है। f वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सो f वेक्टर की वैल्यू कितना गिवन है? माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, वेयर i j कैप आर द यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये तो हम लोग जानते हैं। i कैप j कैप k कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। किधर काम करता है? x y z एक्सिस की तरफ रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। मतलब कोई बॉडी 4 मीटर z एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। z एक्सिस कितना जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। z एक्सिस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? k कैप। क्यों k से मल्टीप्लाई किया बताओ? कि बॉडी किस एक्सिस की तरफ मूव कर रही है? z। अगर बोलता y एक्सिस की तरफ तो क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? j कैप। याद होगा वेक्टर की कहानी, नहीं याद है तो सुनो। x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन काम करता है? i कैप। y एक्सिस की तरफ j कैप एंड z एक्सिस की तरफ k कैप। याद है ना? ये बॉडी किधर की ओर मूव कर रही है? क्वेश्चन में दे रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये बॉडी मूव कर रही है z एक्सिस की तरफ, इसी वजह से k से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। अच्छा सर, इतना कुछ आने के बावजूद आगे क्या होगा? तो वर्क डन निकालना है। W इक्वल टू क्या होता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट सबको निकालने आता होगा, उम्मीद है कि। I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बीच में डॉट लगाएंगे। ये क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4k कैप। याद करके बताओ वो जमाना। I डॉट आई क्या हुआ करता था? I डॉट आई या j डॉट जे या k डॉट के, ये किसके बराबर होता था? 1। देखो कुछ बैठे तो मुंह छुपा छुपा के बोल रहे थे, है ना। लेकिन I डॉट अगर k बोले या I डॉट जे बोले या j डॉट आई बोले, मतलब I आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 1, बाकी दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी वैल्यू क्या थी? 0। याद है ना? प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। वेक्टर की प्रॉपर्टी मैंने बोला है कि एकदम ज़िंदगी भर के लिए याद होना चाहिए। तो जल्दी से बताऊं, I डॉट आई क्या होगा? 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, I डॉट के, k डॉट आई, j डॉट आई, I डॉट जे, j डॉट के, k डॉट जे। वाह भाई वाह, वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करो। अब I डॉट के कितना हो जाएगा? 0, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या कर भी सकते हो 0 लिख लो। प्लस j डॉट के कितना होगा? ये भी 0, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। k डॉट के कितना होगा? 1 और 4 3 जा 12, k डॉट के लिख लेंगे ऐसे, कोई तकलीफ? तो W बराबर कितना हो गया? 12 और k डॉट के की वैल्यू 1। W इक्वल टू कितना हो गया? 12 जूल। बात समझ में आई? छापो। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। एक इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ प्रोटॉन है। एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे तरफ प्रोटॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और बात बता दो बच्चों, आज तक हम अभी तक आपको बताया है एनर्जी की यूनिट होती है जूल होती है ना, सीजीएस ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। आज से आप एक बात और जान लीजिए, एनर्जी की एक और यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
ठीक है, आगे जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत बहुत ज़्यादा मैं यही यूज़ करूँगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई, वहाँ भी ये चैप्टर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी बात करेंगे। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशियन सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इस टाइप का हम लोग कुछ पढ़े होंगे। वहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। शायद आपने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, En इज इक्वल टू था माइनस का 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ा गया ऐसा कुछ? यस नो? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ करता था, n केवल 1 2 रख करके हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हर जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? ये भी एक एनर्जी की यूनिट है, तो घबराइएगा मत। ठीक, एक और बात बता दूं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं बोलूं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो आप इसमें आगे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और अगर मान लो कोई आपके पास जूल में एनर्जी गिवन है, मान लेते हैं 10 जूल की एनर्जी है, मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, तब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब सिंपल सी बात, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, अगर जूल में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, स्पेशली फिजिक्स में बहुत यूज़ पड़ता है बेटा, बहुत। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment, the first with a kinetic energy of 10 electron volt, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, विच इज फास्टर? दोनों में से किसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी? ठीक है, अभी देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनके रेशियो भी निकालना है, और साथ में आपको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये तो गिवन है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको याद होना चाहिए। ये होता है मास, इलेक्ट्रॉन का मास। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपके पास, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और साथ यहाँ पे देखो दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दिया भी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो याद रखिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर दे दिया है तो आपको याद रहना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दोनों को डिवाइड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या ऐसे। और नीचे प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस नो? लिख सकते हैं। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, कितना गिवन है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा आपके पास? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। नीचे नीचे मास ऑफ प्रोटॉन होगा ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बताओ कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू बोलो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस नो? जो कटे काट लो, क्या कटेगा आपके पास? काइनेटिक एनर्जी ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 0 कट गया। अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा 1/10 इक्वल टू, इधर भी काटो, टन -4 बचा, बचेगा। मतलब क्या मिला? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन में 1.67 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ? अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देता हूँ। भेजूँ? यस नो? भेजूँ। तो भेजोगे तो क्या मिलेगा? ये इधर गया तो मिलेगा 1.67, और इधर ये नीचे आ गया तो कितना मिलेगा? 91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू
VE अपॉन में VP का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यस नो? थोड़ा सा और ऊपर भेजते हैं, इस 10 की पावर 4 को ऊपर भेजते हैं, तो ये जगह 1.67 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, अपॉन में 91 VE अपॉन में VP, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। कोई तकलीफ? अच्छा सर, नो तकलीफ। अब मैं थोड़ा सा और जुगाड़ बैठाता हूँ, 2 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 167 अपॉन में 91 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू VE अपॉन में VP, लिख सकते हैं। अब देखो 10 की पावर 2 को बाहर निकालोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 167 अपॉन 91 की वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 167 अपॉन 91 कितना है आपके पास, 167 डिवाइडेड बाई 91 कितना आया 1.83, कितना आया 1.83, चलो 1.83। अब 1.83 का अंडर रूट कितना आएगा इसको भी देख लेते हैं, चलो 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 चलो, कहाँ गया भाई साहब, 1.83, ठीक है, अंडर रूट कहीं दिख रहा है, यस, अंडर रूट में 1.83 का अंडर रूट कितना आएगा 1.35, ठीक है 1.35, तो ये हो गया 10 इंटू 1.35 इक्वल टू VE अपॉन में VP। तो अगले पेज पे, अच्छा चलो क्या अगले पेज पे जाए इतने के लिए, तो VE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 13.5 टाइम्स ऑफ VP। किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना ज़्यादा है, 13.5 गुना ज़्यादा है, किससे, प्रोटॉन से। बात समझ में आई, छाप लो फटाफट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, क्या कह रहा है देखते हैं। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm, एक रेन ड्रॉप है कुछ इस प्रकार से, एक ये रेन ड्रॉप है, बना ले रेन ड्रॉप, लो ये रेन ड्रॉप, इसके रेडियस कितना बोल रहा है आपके पास 2 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 150 मीटर, अच्छा सॉरी 500 मीटर, बड़ी तेज बच्चे हैं सब। कहाँ से गिर रहा है ये, 500 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से, above the ground it falls with a decreasing acceleration until at its half of its original length, मतलब आधा गिरा, आधा मतलब यहाँ से आता कितना गिरा 250 मीटर जब गिरा तो उसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी। फिर अगला हाफ मतलब अगला जो 250 है उस समय उसकी स्पीड कैसी है, मैक्सिमम और कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है, बोला ना, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर, मतलब अगला जो 250 है उस केस में क्या हो रहा है, गिर रहा है, मैक्सिमम स्पीड भी है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ड्यूरिंग ईच हाफ, मतलब जब ऊपर से 250 आया या 250 से नीचे गया, तो दोनों केस में आपके पास वर्क डन कितना होगा, पहला वो बताइए, फिर दूसरा बोल रहा है, दूसरा जो बोल रहा है वो देखा जाएगा। पहले पहले हाफ की बात करते हैं, पहले हाफ में लेते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रेविटेशन वर्क डन निकालना है तो W इक्वल टू होगा ग्रेविटेशनल, अगर वर्क डन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, जो कि क्या आएगा आपके पास mgh। पहले हाफ की बात करें तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, तो h तो 250 पता चल जाएगा, g 9.8 है, m कितना होगा, तो मास निकालेंगे कैसे, थोड़ा समझिएगा। मास कैसे निकालेंगे बेटा, ये लिक्विड है और लिक्विड की डेंसिटी हमको याद रहना चाहिए, है ना। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम मास कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो, हम लोग को पता है बेटा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम होगा क्या? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसा होगा? क्योंकि स्फेरिकल है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मास निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा 10 की पावर 3 4/3 पाई, रेडियस है 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल क्यूब। सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व कर ले। m की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ? ये हो जाएगा 8 ना, 8 चौका 32 पाई/3 इंटू 10 की पावर 3 यहाँ है और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, तो मास कितना हो गया जल्दी बताओ? मास कितना हो गया जल्दी बोलो? 32 पाई/3 इंटू 10 की पावर -6 kg मास मिल गया। अब आप निकाल लो mgh, WA बराबर mgh, m की वैल्यू हो गई 32 पाई/3 इंटू 10 की पावर -6, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 250। सॉल्व कर लेते हैं। इस w की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है लगभग लगभग सॉल्व करने पे 0.082 जूल। ये पहले हाफ में इतनी वर्क डन कर रहा है। मैं पूछूं नेक्स्ट हाफ में कितना वर्क डन करेगा बताओ? नेक्स्ट हाफ में मास तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं, उतना ही का उतना ही रहता है। जी की वैल्यू भी वही 9.8 और अगले नेक्स्ट हाफ में हाइट भी क्या होगी 250। तो चाहे फर्स्ट हाफ की बात करें या नेक्स्ट हाफ की बात करें, दोनों हाफ में क्या होगा? वर्क डन सेम होगा। कितना होगा? 0.082 जूल। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है What is the work done by the resistive force in the entire journey if the speed on reaching the ground is 10 मीटर? मतलब अगर जब बॉल नीचे पहुंच रहा है उस समय इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो नीचे से एक हवा लग रहा होगा जिसको आने से क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सेकंड बी पार्ट, तो अगर हम बात करें नेट वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा ना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो नेट वर्क डन किसके बराबर होगा? ये होगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है? 0.082 लिख लेते हैं। 0.082 प्लस वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 जल्दी बोलो mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mu²। और u की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि बॉडी यहाँ से ड्रॉप हो रही थी। ड्रॉप हो गई तो u की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 0। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। 0.082 प्लस WR इक्वल टू 1/2। मास अभी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, पीछे कितना आया था ये देखो कहाँ है? 32 पाई इंटू 10 की पावर -6/3। 32 पाई/3 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया था m। और v², v कितना है? नीचे गिर रहा था, किस वेलोसिटी से गिर रहा था? 10, तो ये होगा 10 का स्क्वायर। थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा दास। तो WR इक्वल टू मिलेगा 3×2 = 6, 32 पाई/6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 4 - 6 -2 और ये इधर आ जाएगा माइनस का 0.082। सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसकी वैल्यू मुझे लगभग मिल रही है, हाँ सॉरी 10 की पावर -4 कितना होगा? 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.1623 जूल। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा ये बताओ? ये रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा। अरे ऊपर ना लग रहा होगा, बॉल नीचे गिर रहा है उसके अगेंस्ट ना लगेगा? कुछ बोल दो मुंह में आए। वाह भाई साहब, नोट करिए।